सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने श्लोक का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन कुंडली प्रदेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा में जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, लिखा गया है कि लग्न फल कैसे देखें, भावेशों की सुखता अशुभता का विचार कैसे करें। जब भी हम लग्न फल देखते हैं तो ऐसे पुस्तकों में आप फल दीपिका पुस्तक के पृष्ठ संख्या 208 पर पढ़ेंगे तो स्पष्ट शपथ मेरे सामने में फल दीपिका पुस्तक रखा हुआ है। हम फल दीपिका पुस्तक के पृष्ठ संख्या 208 के हूबहू वाक्यों को दोहरा रहे हैं देखकर। फल दीपिका पुस्तक के 208 पृष्ठ पर लिखा गया है कि यदि मेष लग्न या मेष राशि हो, मेष लग्न या मेष राशि हो, कहने का मतलब यह है कि लग्न बलवान हो तो लग्न से, यदि चंद्रमा बलवान हो तो चंद्रमा से। अगर चंद्रमा मेष राशि में है और बलवान है, या लग्न मेष राशि की है और लग्न बलवान हो तो। अब लग्न बलवान कैसे होता है नहीं होता, यह अलग की विषय वस्तु है। साधारणतः हम ऐसे शब्दों में समझ ले कि जिस भाव में शत्रु राशि के ग्रह ना हो, जिस भाव में कोई नीच का ग्रह ना हो, जिस भाव पर किसी ग्रह की नीच की दृष्टि नहीं पड़ रही हो, सामान्यतः वैसे भाव को अच्छा भाव कहा जाता है, सामान्य भाव कहा जा रहा है। कहा जाता है जिस भाव में स्वराशि के ग्रहों, उच्च राशि के ग्रहों, या जो भाव शुभ ग्रहों के द्वारा या शुभ भाव के स्वामियों के द्वारा देखा जाता है वह भाव अच्छा होता है। तो मान लीजिए कि लग्न कोई भी हो और चंद्रमा मेष राशि में हो और चंद्रमा की स्थिति अच्छी हो, शुभ ग्रह के द्वारा देखा जाता हो, नीच की दृष्टि नहीं पड़ रही हो किसी ग्रह की, यानी कि मेष राशि में जब चंद्रमा होंगे तो शनि की नीच दृष्टि होगी, तो शनि के द्वारा नहीं दृष्टि है तो चंद्रमा बलवान या लग्न बलवान, इसका निर्णय आप सब अपने विवेक से कर सकते हैं। तो लिखा गया है कि यदि मेष लग्न या मेष राशि हो तो जातक की गोल आंखें होती है, उसके घुटने कमजोर होते हैं, वह उग्र प्रवृत्ति का होता है किंतु जल से डरता है। ऐसा व्यक्ति चपल और घूमने का शौकीन होता है, उसके शरीर में व्रण यानी घाव वगैरह का चिन्ह होता है। ऐसे व्यक्ति कामी होते हैं किंतु भोजन थोड़ा करते हैं। ऐसे व्यक्ति मिथ्याभाषी भी होते हैं। यह फल दीपिका पुस्तक के 208 पृष्ठ संख्या के हूबहू शब्दों को मैंने दोहराया। हम लोग इसी विषय वस्तु को भावेशों के स्थिति के आधार पर, यानी भाव में पड़े हुए राशियों के आधार पर हम लोग कैसे समझेंगे, इसी विषय वस्तु पर हम लोग आज की कक्षा में चर्चा करने वाले हैं। यदि कोई कक्षा में नया है और हमारे प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक भी दे दिया है, वहां से भी शामिल हो सकते हैं। तो यदि मेष लग्न हो या मेष राशि में ही चंद्रमा हो, लग्न मेष हो तो लग्न बलवान हो, या चंद्रमा मेष राशि में हो तो वह बलवान हो, दोनों में जो बलवान हो, लेकिन मेष राशि हो तो हम लोग कैसे विचार करें, कैसे फल देखेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इसके लिए जो बातें बतलाई गई है कि घुटने कमजोर होते हैं। घुटने का भाव कौन है, लग्न का भाव कौन हो गया, तो लग्न का भाव मंगल हो गया, घुटना का भाव यह दशम भाव है, 10th भाव हो गया। तो दोनों में काफी शत्रुता है शनि मंगल की। मंगल शनि को शत्रु मानता है, मंगल नहीं, शनि मंगल को शत्रु मानता है, शनि मंगल को शत्रु मानता है। यह घुटना वाली भाव है और घुटना वाले भाव का स्वामी लग्न भाव को के स्वामी को शत्रु मानता है। तुला राशि सप्तम भाव में है
तो सप्तम भाव से विचारणीय विषय वस्तु, सप्तम भाव में जो राशि होती है उस भाव से संबंधित, उस ग्रहगण से संबंधित, ग्रह के गुण धर्म से संबंधित सप्तम भाव के गुण धर्म विकसित हो जाते हैं। तो सप्तम भाव में तो शुक्र है, शुक्र वैसे भी विलासी ग्रह है वाली बात। और भी ढेर सारी बातें होती है। हम सभी इसी विषय वस्तु को विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए कि मेष लग्न या मेष राशि है तो यहाँ पर इसके स्वामी मंगल देव होते हैं। मंगल देव फिजिकल ग्रह हैं, ताकतवर ग्रह हैं, ऊर्जावान ग्रह हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जब चंद्रमा मेष राशि में हो और अच्छी स्थिति में हो, या लग्न मेष राशि का हो, अच्छी स्थिति का हो, तो जातक का कद, शरीर बलिष्ठ होगा, क्योंकि मंगल देव बल के कारक हैं। और सुगठित शरीर भी होगा। लग्नेश मंगल के होने से जातक साहसी होगा, फुर्तीला होगा, महत्वाकांक्षी होगा, आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय कूट कूट कर भरा हुआ होगा। अब आचरण की बात की जाए तो आचरण कैसा होगा, स्वभाव कैसा होगा, इसके निर्धारण के लिए जब भी कोई जातक का जन्म होता है तो हम सभी से हर प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पूरे जीवन भर के सभी प्रश्न एक ही समय में पूछने का लोग प्रयास करते हैं कि आचरण संबंधित है कैसा होगा। तो ग्रहों के स्थिति से तो नहीं, हम लोग अलग अलग भावों में पड़े हुए राशियों के आधार से हम निर्धारित कर पाते हैं। तो दसम भाव में जहां शनि की राशि है, शनि देव कर्तव्य परायण ग्रह होते हैं, और इनके पास में जो ज्ञान की बातें हैं, बुद्धि की बात है, सूर्य देव सात्विक ग्रह है, वह पंचम भाव से आता है। इनके सलाहकार जो होते हैं या इनको जो ज्ञान देने वाले होते हैं वे भी सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं। एवं जो बुद्धिमता का निपुणता है या विद्या की निपुणता है या बुद्धिमता की निपुणता है, वह दूसरा भाव होता है। यहाँ भी शुभ ग्रह की राशि है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि मेष राशि वाले या जिसके चंद्रमा मेष लग्न में होता है, ऐसे व्यक्ति ओछी आचरण नहीं रखते या उस पर विश्वास नहीं रखते हैं। जब विवेकशीलता में सात्विक ग्रह यानी सूर्य देव की राशि हो एवं नवम भाव जो हमारे ज्ञान देने वाले हैं या जो हमको सुझाव देने वाले हैं वह भी सात्विक हो, तो और दसम भाव में शनि देव की राशि है जो कर्म के कारक हैं, और लग्न में ही मंगल की जो साहसी ग्रह की या कर्मठ ग्रह की राशि है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति कर्मठ काफी होते हैं। कोई भी काम करने के लिए जो मन में सोच लेते हैं कर लेते हैं। अब इनके पास में क्षमताएं किस प्रकार की विकसित होती है, तो बुद्धि में सूर्य, दूसरा बुद्धि में दूसरा भाव, गुरु जी दूसरा भाव देखे वहां किस दूसरा भाव। हाँ बोला जाए। से क्या हाँ दूसरा भाव, दूसरा हाँ दूसरा ठीक भाव है से ठीक क्या? है ठीक है। हाँ हाँ मैं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा था कि जब आचरण की बात होती है तो आचरण पर अमल करना लग्न को होता है। जिस प्रकार की बुद्धि होती है उस प्रकार के व्यक्ति आचरण करने के लिए उतावला होता है, या जिस प्रकार के उसके संगी साथी या होते हैं, यानी कि जो हमको ज्ञान देने वाले होते हैं, वह नवम भाव होता है। तो नवम भाव में भी देवगुरु बृहस्पति की मूर्ति कौन राशि है, पंचम भाव जो बुद्धि का है, सात्विक राशि है, सात्विक स्वभाव वाला है, सूर्य देव है। यह भी अच्छा हो गया, यह भी अच्छा हो गया। एवं इन दोनों के समन्वय से जो हमारे पास में निपुणता आती है वह दूसरा भाव होता है। दूसरे भाव में भी शुभग्रह की राशि है, तो जिसके पास में इस प्रकार के बुद्धि अच्छे हो जाए, निपुणता तो दूसरा भाव है, बुद्धि एवं ज्ञान का सम्मिलन की निपुणता दूसरा भाव हो जाता है, यानी कि विद्या की निपुणता, ज्ञान की निपुणता वह दूसरा भाव है। तो जहाँ पे सब कुछ अच्छा हो तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति का आचरण स्वभाव सामान्यतः अच्छा होता है, और गलत आचरण करने पर या घटिया काम करने पर वो विश्वास नहीं रखते।
कर्मठता तो होती है, कर्मठता के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अब कहते हैं कि यह आगे चल, समाज में आगे चलेंगे या समाज में पीछे चलेंगे। तो जहां पर यह हिम्मत मेष लग्न वाले के पास में, यहाँ जहाँ लगने से मंगल देव हैं और पंच सूर्य देव हैं, ये दोनों अग्नि प्रधान ग्रह है। बुद्धि भी अच्छी हो गई, एवं साहस भी हो गया, एवं ज्ञान के मामले में तो देवगुरु बृहस्पति से आगे कोई है ही नहीं। और उनकी मूल त्रिकोण राशि यहाँ है, तो ज्ञान भी है, ऊर्जा भी है, साहस भी है, सब कुछ है। तो जिसके पास में इन तीनों चीजों की समावेश हो, साथ में विद्या की निपुणता सकारात्मक ढंग का हो, और कर्म प्रधान ग्रह जो हैं उनकी राशि दशम भाव में पड़ी हुई हो, तो ऐसा व्यक्ति कर्मठ एवं नेतृत्व शक्ति वाले होते हैं। जी जी जी। लेकिन यह भी बात है, ये नहीं कि केवल मेष राशि पर यह निर्भर करती है बातें, यह केंद्र भाव में, चाहे वह मेष राशि हो, कर्क राशि हो, तुला राशि हो, या मकर राशि हो, कोई भी राशि हो, ये सभी चर राशियां हैं। केंद्र भाव में यदि लग्न चर राशि का होता है, यदि लग्न चर राशि का होता है, तो एक सामान्य सा नियम यह है कि यदि लग्न चर राशि का होता है तो ऐसे व्यक्ति की दिनचर्या निश्चित नहीं होती, दिनचर्या निश्चित नहीं रहती, हमेशा परिवर्तन बदलते रहते हैं। और जिनके केंद्र भाव में चर राशियां होती है, स्वभाव से यह पाया जाता है, या यह नियम मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि एवं मकर राशि चारों पर निर्भर होती है। क्योंकि यदि लग्न में अगर कर्क राशि हो, यदि लग्न में कर्क राशि है तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ होगा। लग्न में अगर 7 नंबर की राशि है तो यहाँ पर 10 नंबर की राशि, यहाँ 1, 4, इसी तरह। मतलब केंद्र में अगर चर राशि कोई एक भाव में है तो सभी भावों में चर राशियां ही होती है। तो यदि चर राशि है तो यह इनकी दिनचर्या परिवर्तनशील हमेशा रहता है, हमेशा काम में तेजी लाते रहते, तेजी से काम करना पसंद करते हैं। यानी किसी भी काम को जल्दी समाप्त हम कैसे कर लें, यह इनके जीवन में ध्यान आता है। और लाभ भाव क्या है, संतुष्टि भाव क्या है? तो लाभ तो यही है ना, 11वें भाव को लाभ भाव कहा जाता है। यहाँ पर शनि की राशि है और वो भी मूल त्रिकोण राशि है। तो जिस उद्देश्य से यह काम करते हैं, अगर उद्देश्य की पूर्ति अगर इनकी होती है, तो यहाँ पर शनिदेव की राशि है। शनिदेव कब संतुष्ट होते हैं? कम में ही संतुष्ट हो लेते हैं। तो जब अपना यह काम करते हैं और काम से जब इन्हें कुछ भी लाभ प्राप्त होता है तो ये बड़े संतुष्ट भी होते हैं, क्योंकि यह शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि लाभ भाव में। और सुख, मन का सुख भाव में चंद्रमा है, जो ममता मई ग्रह है, स्त्री ग्रह। आप लोग पाएंगे यह प्रकृति का नियम है। महिलाएं जो होती है, चाहे काम जितना भी बड़ा क्यों ना हो, जितना देर क्यों ना लगे, अगर उनके कार्यों का फल अगर थोड़ा भी मिल जाता है तो वह काफी संतुष्ट हो जाती हैं। तो यह दुर्गुण होने के कारण मेष लग्न वाले व्यक्ति यदि अपने काम करते हैं और काम में सकारात्मक परिणाम देखते हैं, समाप्त हो जाता है, तो वह संतुष्ट भी होते हैं। अब हम यहाँ पर आकर्षण की बात कहें तो जहां पे मंगल की मूल त्रिकोण राशि है, मंगल फिजिकल ग्रह है, मंगल फिजिकल ग्रह है, एवं सामने 7वें भाव में शुक्र देव की मूल त्रिकोण राशि है। यह आकर्षण वाले ग्रह है और यह ताकतवर है, बलिष्ठ है, और यह आकर्षण है। तो ताकत और आकर्षण का जहाँ पे संयोग बनता है, तो वैसे लोगों के प्रति विरोधी लिंगों वालों का आकर्षण होना स्वाभाविक ही हो जाता है। जब लग्न में मेष राशि होता है या चंद्रमा मेष राशि के होते हैं और वह भाव यदि मजबूत होता है, तो लग्न से ही जीवन के या चंद्रमा से हम अपने जीवन के सकारात्मक सभी चीजों का देखने का, विचार करने का प्रयास करते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं
साथ ही दसम भाव में मंगल देव की कौन सी राशि होती है? तो उच्च की राशि होती है। लग्न में मंगल, दसम भाव में मंगल की उच्च की राशि। तो ऐसा व्यक्ति अगर पंचम भाव ठीक हो, छठा भाव ठीक हो, मंगल देव अच्छे भाव में बैठे हुए हों, अपने मित्र ग्रहों से युत दृष्ट हों, तो मंगल से संबंधित कार्य, तो मंगल क्या है? ताकत वाली ग्रह है, फिजिकल कार्य ज्यादा करता है। तो खिलाड़ी भी, सेना, पुलिस, प्रशासन इत्यादि में नौकरी होने की संभावना है। मंगल से डॉक्टर के लिए भी देखा जाता है, वो भी सर्जन, इंजीनियर, पहलवान इत्यादि। ऐसी जगह जहां पे अग्नि से संबंधित कार्य होते हो, जैसे कि रसायन विज्ञान वगैरह। अब वाणी की बात की जाए, तो वाणी की बात की जाए कि इनकी वाणी कैसी होगी, तो जहां मंगल देव की जब राशि बन जाती है, लग्न में या चंद्रमा होते हैं, और बुद्धिमता में अग्नि तत्व का ग्रह या ज्ञान देने वाला जहां नवम भाव में अग्नि तत्व के ग्रह, दोनों ही सकारात्मक सात्विक ग्रह, एवं दूसरा भाव जो वाणी का है, यहाँ भी शुक्रदेव, यहाँ यानी कि यहाँ भी अस्पष्टता, तो ऐसे व्यक्ति की वाणी अस्पष्ट होती है। जहां मंगल की बात आ जाती है, तो मंगल देव कोई भी काम करते हैं एक सलीके से करते हैं, कायदे से करते हैं, क्रमबद्ध तरीके से करते हैं। क्रमबद्ध का मतलब ऐसे हो जाता है कि हम कह सकते हैं कि योजना पूर्वक, यानी कि योजना बनाते हैं, उस योजना पर अमल करते हैं, एवं अनुशासन में रहते हैं। अब अनुशासन में क्यों रहते हैं? तो जहाँ पे सभी बुद्धि विचार अच्छे कायदे का हो जाए, सकारात्मक कायदे का हो जाए, फिर क्या हो? तो जब सभी कुछ सकारात्मक है, सात्विकता है, तो ऐसा व्यक्ति क्या अनुशासन से अलग रहेगा? नहीं रहेगा गुरुजी। नहीं रहेगा। इसके बाद में हम लोगों ने फल दीपिका पुस्तक के जो शब्दों को पढ़ा था, तो वहां पे हम लोगों ने यह चर्चा किया था कि जल से भय लगता है। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव भय का है, मृत्यु की तरीकों का है। मृत्यु कैसे होगी? क्योंकि मृत्यु का भाग्य यही है, आठवां, और इसमें जल तत्व की राशि बैठी है, इसलिए ऐसा हो सकता है। तो आशा करते हैं कि मेष लग्न, लग्न फल कैसे देखें, तो मेष लग्न पर आधारित हम लोगों ने यह चर्चा किया। यदि कोई कक्षा में उपस्थित है और मेष लग्न का व्यक्ति है, तो हम लोगों ने जो चर्चा किया उनके जीवन पर यह कितना प्रतिशत प्रभावी हो रहा है, कृपया प्रतिशत पर ही बोलें कि हमारे जीवन पर इतना प्रतिशत यह प्रभावी हो रहा है, ताकि कक्षा आगे बढ़ाई जा सके। बहुत ज्यादा हो रहा है गुरुजी। हाँ गुरुजी, बिल्कुल सही है। अब इसके बाद में हम लोग यह भी चर्चा कर ले कि भावेशों की शुभता अशुभता का विचार कैसे करें। भावेशों के आधार पर शुभता अशुभता का विचार हम लोग कैसे करें मेष लग्न में। तो सभी लग्नों में अलग अलग भावेश, अलग 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 ग्रह अलग अलग कभी शुभता का काम करते हैं, कभी अशुभता का काम करते हैं। अब यहाँ पे सूर्यदेव जो पंचम भाव के स्वामी हैं, कृपया यदि अत्यावश्यक न हो तो माइक बंद कर ले, जब आवश्यक होगा तो माइक खोलकर पुनः अपनी चर्चा करेंगे, क्योंकि यह हम लोगों की क्लास है। हम लोग केवल पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं, पुस्तक की बातों को हम लोग कैसे व्यवहारिक तरीके से हम लोग लागू कर सकें, हम लोग अपने ज्ञान के आधार पर आपस में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए, सबसे पहले सूर्य से शुरू करते हैं, क्योंकि सूर्य ग्रह ही ग्रहों के राजा हैं। तो सूर्यदेव मेष लग्न की कुंडली में सूर्यदेव पंचम भाव के स्वामी होते हैं। तो पंचम भाव त्रिकोण भाव है, त्रिकोण भाव का स्वामी होने के कारण यह शुभ भाव, शुभ ग्रह हो गए या शुभ फल प्रदाता हो गए। अब सूर्यदेव
का जो भी कारकत्व है, सूर्य देव का जो सामान्यतः जितने भी कारकत्व हैं वो तो खैर होगा ही रहेगा, परंतु एक दो प्रकार का कारकत्व होता है, एक अस्थाई कारकत्व, एक अस्थाई कारकत्व। तो लग्न के अनुसार सभी ग्रहों का अस्थाई कारकत्व बदलता रहता है और अस्थाई कारकत्व सदैव बने रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। तो इस जातक के लिए विद्या, संतान, पदोन्नति, क्योंकि 8वां भाव जो होता है या 10वां भाव तो कार्य, 5वां भाव संतान का है, तो संतान के भी कारक हो गए, 5वां भाव विद्या के कारक है तो विद्या के भी कारक हो गए। सरकारी नौकरी वगैरह के कारक तो अस्थाई कारक सूर्यदेव हैं ही, वो रहेंगे ही रहेंगे। साथ ही इस कुंडली में, मेष लग्न की कुंडली में 10वां भाव हमारे नौकरी का होता है या किसी कार्य का होता है, तो इसकी उन्नति या अवनति यानी कि पदोन्नति के भी कारक हो गए। साथ ही इनसे सूर्य से 7वां भाव में आय भाव है, यह आय में वृद्धि कारक भी हो गए। अब चंद्रमा की बात करते हैं कि भावेशों के आधार पर चंद्रमा किस प्रकार के फल देंगे। तो भावेशों के आधार पर चंद्रमा यहाँ पर, चंद्रमा वैसे नैसर्गिक शुभाग्रह है, परंतु चंद्रमा यहाँ पर केंद्र भाव के भी स्वामी हैं, तो चंद्रमा को केंद्राधिपत्य दोष लगा, तो इनकी शुभता में थोड़ी कमी आ गई। हालांकि पूरा इनको केंद्राधिपत्य दोष नहीं लगता। इसके कई कारण हैं, क्योंकि चंद्रमा के पास में एक ही राशि है, एक इनकी दूसरी मूल त्रिकोण राशि है, वह 2 नंबर की राशि है, वह कुंडली के दूसरे भाव में पड़ता है। हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में यह भी स्पष्ट रूप से चर्चा किया है कि कोई भी ग्रह का मूल त्रिकोण राशि जहां होता है वहां का भी फल देता है। तो यहां से तो यह दूषित हो गए, लेकिन यह हानिकारक फल नहीं देंगे और भावेश के रूप में यह क्या करेंगे, चौथे भाव के स्वामी के रूप में यह उतने अच्छे फल नहीं देंगे, या तटस्थ ग्रह के रूप में ही फल देंगे, क्योंकि दूसरे भाव में इनकी मूल त्रिकोण राशि है और यहाँ से केंद्राधिपत्य दोष लगा। इसलिए अब मंगल की बात करते हैं तो मंगल देव लग्नेश एवं अष्टमेश दोनों हैं। तो जो भी ग्रह लग्नेश होता है और अष्टमेश भी होता है तो उसे अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता, इसलिए मंगल कारक ग्रह ही रहेंगे और अच्छे फल दशा देंगे। मेरा यहाँ एक सवाल है, अगर मंगल अष्टम भाव में बैठ जाए तो क्या वो अष्टम के फल नहीं देंगे? अष्टम का तो फल कहीं भी रहेंगे, लग्न में भी बैठेंगे तो अष्टम का फल देंगे ही देंगे। लेकिन होता यूं है, नियम यह कहता है कि मूल त्रिकोण राशि का कोई ग्रह मूल त्रिकोण राशि के लिए 2/3 फल देता है, यानी कि 66%, और दूसरी राशि का फल 33%। तो यह तो मंगल देव लग्न का फल 66% देंगे और 8वें भाव का फल कम हल्का देंगे। तो हल्का देंगे तो जब 50% से कम फल होता है तो वैसे व्यक्ति झेल जाता है, उतनी समस्याएं नहीं आती। हल्का फुल्का अगर नुकसान भी हो रहा है या बीमारी हो रही तो आदमी झेल जाएगा, चलता रहता है। तो आधे से अधिक अगर अच्छे फल प्रदाता हो गए तो उसकी निंदा की जाती है, चाहे वह मंगल 8वें भाव में हो, चाहे मंगल लग्न में हो, फल अच्छा ही देंगे। और हाँ जी, एक मिनट कहने का मतलब गुरुजी यही है कि मतलब ये तिरक भाव में बैठ जाए 30, 3, 6, 8, 12 या 11 मतलब वो फल थोड़ा बहुत देंगे ही देंगे बुरे। हाँ जी, अच्छे नहीं ना, बुरे फल क्यों देंगे। कहने का मतलब यह भी है कि यदि 8वें भाव में कोई भी ग्रह स्वराशि का बैठ जाए तो आयु में वृद्धि करता ही है, आयु में वृद्धि करता है और अष्टम भाव के फलों में शुभ वृद्धि करेगा। अगर भावेश हो करके ही अष्टम भाव में बैठ जाए तो 8वें कोई भी भाव का स्वामी यदि भावेश होकर अपने भाव में बैठे तो अपने भाव के शुभ फलों में वृद्धि करता है।
यह सामान्य नियम है। नहीं गुरुजी, मैंने साथ में ये भी बोला है, मान लो यहाँ से छोड़कर हम, क्योंकि यहाँ पे खुद की राशि आ गई तो मंगल हाँ की, तो ठीक है लेकिन अगर तो 3, 6, 11 में बैठ जाए या 12 में बैठ जाए तो बोला मैंने। हाँ तो ठीक है। तो अगर मंगल के लिए तो यह भी बताया गया ना, किसी भी पापग्रह के लिए यह बतलाया गया है कि यदि पापग्रह तीसरे, छठे, 11वें भाव में बैठते हैं तो शुभ फल प्रदान करते हैं। एक अगर यह 12वें भाव में बैठ जाते हैं मंगल देव, तो जब लगने से ही 12वें भाव में बैठ जाएगा तो अच्छा फल नहीं हुआ, यह बुरा फल हो गया। परंतु मंगल अष्टमेश भी हैं, तो लग्नेश का 12वें बैठना यानी कि अष्टमेश का 12वें बैठना हो गया। अगर यह सूर्य से युत न हो, सूर्य के द्वारा दृष्ट न हो, या देवगुरु बृहस्पति के द्वारा युत न हो, दृष्ट न हो, चंद्रमा से युत न हो, दृष्ट न हो, शुक्र से युत न हो, दृष्ट न हो, शनि से युत या दृष्ट न हो, तो यह बहुत अच्छा प्रकार का योग हो गया। राजयोग यानी हो गया, विमल राजयोग। हाँ विपरीत राजयोग हो गया। विपरीत राजयोग का यह नियम है कि यदि छठे, 8वें, 12वें भाव का स्वामी इन्हीं किसी भावों में बैठ जाए और केंद्र और त्रिकोण भाव के स्वामी के द्वारा वह नहीं युत हो, न देखा जाता हो, न दृष्ट हो, न युत हो, तो बहुत अच्छे प्रकार का राज होता है। अब इसके बाद में बुधदेव की चर्चा करते हैं कि बुधदेव भावेशु के आधार पर क्या करते रहेंगे। तो बुधदेव यहाँ पर तीसरे एवं छठे भाव के स्वामी हो गए। अभी हम कुछ क्षण पहले पूर्व नहीं, शायद चर्चा नहीं हुई थी, तो बुधदेव यहाँ पर छठे भाव के भी स्वामी हैं एवं तीसरे भाव के स्वामी हैं। तो हमारे जातक शास्त्रों में एक बातें बतलाई गई है कि यदि छठे भाव का स्वामी, नोट करें, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, यदि छठे का स्वामी किसी त्रिकोण का स्वामी न हो, यानी कि लग्न, पंचम या नवम का स्वामी न हो, तो यह काफी अकारक ग्रह हो जाता है एवं जिस भाव में बैठता है उस भाव के फलों में कमी करता है या उस भाव के संबंधित फल प्राप्त करने में काफी कठिनाइयां एवं समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर बुधदेव की दूसरी राशि तीसरे भाव में है और एक छठे भाव में है। छठे भाव में मूल त्रिकोण राशि है, इसलिए पूर्ण रूप से दोषी हो गए, अकारक हो गए। और यह बुध वाणी के भी कारक है, वाणी के कारण यह बुधदेव हमेशा क्या करते रहेंगे, शत्रु में वृद्धि करते रहेंगे। ऐसे व्यक्तियों को सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए और बोलना चाहिए। और वाणी के कारण शत्रु वृद्धि भी करेगा और साथ ही मानसिक समस्याओं का बढ़ोतरी देगा। जहां पे शत्रुता की बढ़ती है तो फिर मानसिक तनाव तो होता ही होता है। एवं बुधदेव क्या है, व्यवसाय के भी कारक है, लेन देन के कारक है, कार्यों में, व्यवसाय में उतार चढ़ाव आता रहेगा। गुरु तीसरे और छठे का भाव में स्थान बैठ जाएंगे अगर जो चौथे भाव में, तो चौथे भाव में बैठ गए तो उतना अच्छा। अब यहाँ पर बुधदेव चौथे भाव में बैठ गए, क्या हो गया, तब बुधदेव चंद्रमा को तो शत्रु मानता है और स्थिति खराब हो गई ना। अब आते हैं देव भावेशों के आधार पर इस लग्न में देवगुरु बृहस्पति कैसे फल देंगे। एक मिनट, एक क्वेश्चन और कर लें क्या? हाँ जो कर लीजिए ना। अगर जो मान ली कि लग्नेश और अष्टमेश का, लग्नेश को अष्टमेश का दोष नहीं लगता है, तो लग्नेश और खष्टेश अगर जो होगा तो खष्टेश का भी दोष नहीं लगेगा क्या? नहीं, यहाँ पर दोष लगेगा ही लगेगा। मंगल बुध की युति होगी तो यह उतना अच्छा फल नहीं देंगे। मान ली कि लग्नेश और खष्टेश हो जाएंगे कोई ग्रह, तो लग्नेश और खष्टेश हो जाएंगे तो फिर खष्टेश का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि 8वां भाव सबसे अशुभ भाव है। यदि सबसे अधिक अशुभ भाव का स्वामी लग्नेश हो जाता है तो उसकी अशुभता समाप्त हो जाती है। तो अष्टमेश से तो कम ही अशुभ खष्टेश है ना। छठा, 8वां, 12वां। यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि छठे, 8वें, 12वें इन तीनों भावों में सबसे ज्यादा नुकसानदायक भाव, खराब भाव कौन सा होता है? 8वां भाव होता है गुरुदेव। 8वां भाव सबसे अधिक खराब होता है। तो सबसे अधिक खराब भाव का स्वामी यदि लग्नेश हो जाता है तो उसका दोष कम हो जाता है, परिहार हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो उससे कम दोष वाला भाव का स्वामी यदि लग्नेश हो जाए तो फिर तो और दो शरण हो जाएगा ना। लग्नेश तो सदैव शुभाग्रही होते हैं। और ये तो 2 ही लगन में होगा गुरुदेव, या तो वृषभ लगन में और या वृश्चिक लगन में। हाँ ठीक है जी, बात सही है।
अब इसके बाद में देव गुरु बृहस्पति की चर्चा करते हैं कि देव भावेशों के आधार पर मेष लग्न में देव गुरु बृहस्पति कैसे फल देंगे। तो यहाँ पर शुक्र देव जो है द्वितीय से एवं सप्तमेश दोनों हैं, ये प्रबल मारक हो गए। यह शुक्रदेव प्रबल मारक हो गए सुभाग्रह होने से और इनकी मूल त्रिकोण राशि केंद्र भाव में होने से इन्हें केंद्राधिपत्य दोष नहीं लगा। अतः यदि ये शुक्रदेव शुभाग्रह से यानी कि शुभ चंद्रमा से देवगुरु बृहस्पति के द्वारा युत दृष्ट न हो तो यह इनकी दशाओं में अच्छे फल की प्राप्ति नहीं होगी, नुकसान ही हो सकता है। अब आते हैं शनिदेव की बात करते हैं कि शनिदेव यहाँ पर 2 भावों के स्वामी बनते हैं, 10th और 11वां। दशमेश होना तो अच्छी बात है। अगर कोई पापक ग्रह 10th भाव का स्वामी हो जाता है तो उनका पापत्व गुण कम हो जाता है, परंतु 11वें भाव के स्वामी हो जाने से पुनः दोषी बन जाते हैं। परंतु यह भी नियम है कि यदि मेष लग्न की कुंडली हो या शनि ही दशमेश एवं एकादशेश दोनों हो और शनि अपने ही स्वभाव में कहीं भी बैठे हों तो केंद्राधिपत्य दोष नहीं लगता, या दोष केंद्राधिपत्य दोष का रहे। जो यह दोष होने का जो बात आ गया कि हाँ यहाँ पर 10th भाव के स्वामी होने से दोष कम हो गया, 11वें भाव के स्वामी होने से दोष बढ़ गया, इसलिए बुरे फल ही देंगे। लेकिन अगर शनिदेव 10th भाव या 11वें भाव में यानी कि अपने स्वराशि के हों या अपने उच्च राशि के हों तो यह बुरे फल नहीं करते हैं। अब मेष लग्न के लिए कौन कौन से ग्रह क्या अगर 3rd हाउस में हो तो आप लोग लिखिए ना समूह में कि हाँ यदि मेष लग्न में शनिदेव तीसरे भाव में होंगे तो कैसे फल देंगे, तो उस पर एक प्रकार से विशेष रूप से चर्चा कर ली जाएगी। अगर तीसरे भाव में होंगे तो यह तो अब अपने मूल त्रिकोण राशि से 5th भाव में हो गए तो आय के लिए तो अच्छे हो गए, परंतु यह ऐसा व्यक्ति काम कम करेगा और लाभ अधिक चाहेगा। यानी कि काम कम करेगा और चाहेगा कि हम अगर यदि व्यक्ति मजदूर हो लेबर हो तो क्या करेगा, काम कम करना चाहेगा, लेकिन आय के लिए सबसे अधिक 2 रुपये 10 रुपये अधिक ही लेना पसंद करेगा। ऐसा स्वभाव हो सकता है। अब आते हैं कि मेष लग्न की कुंडली के लिए कौन से ग्रह शुभाग्रह होते हैं, कौन से अशुभ ग्रह होते हैं या कौन से तटस्थ ग्रह होते हैं, इस पर भी चर्चा हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं। तो अब सामूहिक रूप से अंत में यह हम लोगों ने पाया कि मेष लग्न की कुंडली में सूर्यदेव, मेष लग्न की कुंडली में सूर्यदेव, मंगल देव एवं देवगुरु बृहस्पति ये तीनों कारक ग्रह हो गए। उसके बाद में शुक्रदेव एवं बुध देव अकारक हो गए। और शनि भी, अगर शनि देव अपने भाव में न बैठे हों या अपने उच्च राशि में न बैठे हों तो शनि भी यानी कि बुध शुक्र शनि ये तीनों क्या हो गए, अकारक हो गए। और चंद्रमा तटस्थ ग्रह हो गया, चंद्रमा तटस्थ ग्रह हो गया। शुक्र को हमने अकारक इसलिए कहा कि शुक्रदेव केंद्राधिपत्य दोष से दूषित हो गए। अगर वहीं केंद्राधिपत्य दोष का परिहार हो रहा है यदि मंगल से युक्त हो गए या सूर्य से युक्त हो गए या शुक्र या देवगुरु बृहस्पति से युक्त या दृष्ट, मतलब त्रिकोण भाव के स्वामी से युक्त या केंद्राधिपत्य दोष कैसे हो गया? अब शुक्रदेव की यहाँ पर दूसरे भाव का समय। हाँ तो दूसरे मूल त्रिकोण राशि तो यहाँ पर है ना 7वें भाव में है ना, इसलिए यहाँ पर जो 2 नंबर की राशि है इनका तो फल 33% है या तो 66 है। तो 66 यानी कि 100 रुपया में 66 रुपया दूषित हो गया, 33 रुपया ही अच्छा। तो फिर 33 को 66 में घटा देंगे तो 33 दूषित ही बच गया ना। ऐसे से अगर यह शुक्रदेव
मंगल से, सूर्य से या देव गुरु बृहस्पति से युक्त या दृष्ट होंगे शुक्रदेव तो केंद्र अधिपत्य दोष समाप्त हो जाएगा, तब यह शुभाग्रह का काम करेंगे। यदि सूर्य मंगल या देव गुरु बृहस्पति से युक्त दृष्ट नहीं होंगे तो अशुभ फल ही देंगे। तो यह हुआ मेष, हाँ यह हुआ गुरुदेव अगर ये बोला शुक्र जाए। मान लो गुरुदेव ये शुक्र अगर तीसरे भाव में बैठ जाए तो पंचधा मैत्री में आ गए, फिर ये किस प्रकार के फल देंगे? तो फिर इसके लिए जो है वो हमेश लग्न में ही आप लिखेंगे कि स्पेशली रूप से उस विषय वस्तु पर अगर चर्चा किया जाए तब यह होता है। आपने कहा कि अगर यह पंचम भाव तीसरे भाव में बढ़ जाए, कौन से ग्रह? शुक्र बोला गुरुदेव मैंने, ये जैसे अभी मार्केस हो गए, अशुभ ग्रह हो गए, और ये तीसरे भाव में बैठ जाए तो पंचधा मैत्री में भी आ गए, या 11वें भाव में बैठ जाए तो भी पंचधा मैत्री में, तो फिर कैसे फल देंगे? अब पंचधा मैत्री में अब किस ग्रह से पंचधा मैत्री में आ जाएंगे, वह ग्रह कहाँ है, या तो फिर अंशात्मक मान क्या है। किसी भी प्रकार के निर्णय पर पहुंचने के लिए पूरे कुंडली का विश्लेषण करना चाहिए, बर कुंडलियों का भी सहारा लेना चाहिए, तब कुछ बोलना चाहिए, अन्यथा नहीं बोलना चाहिए। हाँ, हम लोग जो केवल लग्न कुंडली पर फलादेश करते हैं या सामान्य रूप से करते हैं तो यह सही बात है। हाँ, अगर विशेष रूप से तो आप ही बोले कि हमेश लग्न में तीसरे भाव में बैठे हुए शुक्र की किन ग्रहों से युतियां हैं, इस विषय वस्तु पर गुरुजी एक बार तलाश हो जाए तो वह अलग विषय वस्तु है, वही आदमी कर लेगा, फिर उस पर आधे घंटे चर्चा कर लेगा। लेकिन अगर आधे घंटे 1 घंटे की बात को अगर एक वाक्य में 2 वाक्य में कैसे आदमी जवाब दे सकता है? हाँ जी। तो आशा करते हैं कि आप सबों को कि किसी लग्न का लग्न फल कैसे देखें यह बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, और उस लग्न के लिए भावेशों की शुभता अशुभता का विचार कैसे करें यह भी समझ में आया होगा। तो अब समय है, हम कल की कक्षा में, आज की कक्षा में तो एक ही लग्न पर हम लोगों ने चर्चा किया, कल की कक्षा में किस किस लग्न पर चर्चा किया जाए। कोई भी 2-3 सदस्य अपने अपने लग्न के बारे में बोलेंगे। हम चाहते हैं 12 लग्न पर तो नहीं किया जा सकता क्लास में चर्चा, या यदि आप लोग चाहते हैं तो 12 लग्न पर किया जाएगा तो फिर कम से कम 4-5 रोज लगेंगे, या जिस सदस्य को जिस जिस लग्न पर इच्छा हो वह लिख सकते हैं समूह में, और उस लग्न पर आधारित चर्चा क्लास में अवश्य किया जाएगा। गुरुदेव जैसे कि आज मंगल की 2 राशियां हैं, तो मंगल की एक राशि